हेलो स्टूडेंट, रिजोनेंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमारे ऑनलाइन क्लास का आज पहला दिन है। जो स्टूडेंट इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यह क्लास उन सभी के लिए है ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और अपना एग्ज़ाम दे सकें। हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारा नाम राजेश्वर सिंह है और ऑनलाइन क्लास का आपका ये पहला दिन सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है। इस सॉलिड स्टेट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले ये हम देख लेते हैं, जिसमें 1.1 ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण है, 1.2 अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस है, 1.3 क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, 1.4 क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका है, 1.5 एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या है, 1.6 निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं, 1.7 संकुलन क्षमता है, 1.8 एकक कोष्ठिका विमा संबंधी गणनाएं हैं, 1.9 ठोसों में अपूर्णताएं, जिसको हम दोष भी कह सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम दोष भी कह सकते हैं। 1.10 विद्युत गुण, 1.11 चुंबकीय गुण। इन सभी चीज़ों को हमें सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। सबको एक साथ इसलिए हमने लिख दिया ताकि आपको ये पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। तो इन सभी को पढ़ने के पहले हम सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में द्रव्य के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट में प्रवेश करेंगे। तो आइए द्रव्य के बारे में पहले जानकारी ले लें। द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर भी बोल सकते हैं। मैटर जो आपका द्रव्य होता है, पदार्थ भी इसको बोल सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। पदार्थ या द्रव्य एक ही बात है, जो मन कहे वो कहिए। तो पदार्थ या द्रव्य के बहने के गुण के आधार पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक रिजिड और दूसरा फ्लूइड। रिजिड का मतलब यहां पर दृढ़ होगा और फ्लूइड का मतलब तरल होगा। जो दृढ़ है उसमें ठोस आता है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में सॉलिड बोल देते हैं। और जो फ्लूइड है हमारे, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, और दूसरा गैस, इसको गैस ही बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे मैटर की बात, पदार्थ की बात। अब जो हमारा मैटर या पदार्थ या द्रव्य है, इसमें हमें केवल इसी सॉलिड स्टेट को पढ़ना है, जो कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्टेट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। जो बच्चे यहाँ पर आकर क्लास कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लगे वो नोट कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, नहीं तो हमारा क्लास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए, अब आपने परिचय में क्या जाना कि जो आपका द्रव्य है वो कितने प्रकार का है, उसके कितने रूप होते हैं, ये इंट्रोडक्शन में आ रहा है।
आपने पदार्थ के जितने भी रूप को देखा उनको हम पदार्थ का भौतिक रूप मानते हैं। अब उन भौतिक रूपों को निर्धारित कौन कौन से कारक करते हैं इसके बारे में जानना है। तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक। फैक्टर्स गवर्निंग फिजिकल स्टेट, अर्थात हमारे पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है जिसको अभी आपने पढ़ा है ठोस, द्रव और गैस। अभी आपने 3 भौतिक अवस्थाएं देखी हैं। उन भौतिक अवस्थाओं को कौन बनाता है उसी को निर्धारण करना बोलते हैं, उन्हीं को कारक बोल देते हैं। अब जिसके कारण वह भौतिक अवस्थाएं निर्धारित होती है, बनती हैं, वे कौन कौन से कारक हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सॉलिड है आपका, लिक्विड है और गैस है। ये पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं जिसको आपने अभी पढ़ा है। इसको निर्धारित कौन कौन करता है यही चीज हमें जानना है। ये लिक्विड इस साइड में जा रहा है तो गैस बन जा रहा है, यही लिक्विड इस साइड में आ रहा है तो सॉलिड बन जा रहा है। अब जो हमारा लिक्विड है वो गैस कब बन जा रहा है या जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड कब बन जा रहा है यही हमें जानना है, और जिसकी वजह से बन रहा है उसी को कारक बोल देते हैं। तो जो आपका लिक्विड है वो गैस कब बनेगा, जब आप लिक्विड को गर्म करोगे तब बनेगा, है ना। तो लिक्विड को जब गर्म किया जाएगा तो जैसे मान लिया ये लिक्विड है, इसमें मालिक्यूल हैं, जो हमारा पदार्थ है वो मालिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जब आप इसको गर्म करेंगे, इसको ऊर्जा देंगे, जब मालिक्यूल ऊर्जा पाएगा तो क्या होगा, इधर उधर ज्यादा भगेगा। जब इधर उधर ज्यादा भगेगा तो गैस के फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस तरह से मालिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे। फिर आप लिक्विड पे आ जाइए। अगर आप लिक्विड को ठंडा करेंगे तो इन लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल दिख रहे हैं इनकी ऊर्जाएं कम हो जाएंगी, और जब इनकी ऊर्जाएं कम हो जाएंगी तो ये पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो ये ठोस बन जाएंगे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यही हमें जानना है कि जो हमारा लिक्विड है वो गैस कब बना, जब आपने लिक्विड को गर्म किया तब बना। और जब लिक्विड गर्म हुआ तो इसके मालिक्यूल ऊर्जा पाए, और जब ऊर्जा पाए तो इनकी गति करने की शक्ति ज़्यादा बढ़ गई। गति करने की शक्ति बढ़ गई, इसका मतलब ये फ्री फॉर्म में हो गई। फ्री फॉर्म का मतलब जहां मन कहे वहां आए जाएं। तो आपका लिक्विड गैस कब बन रहा है, जब इसकी तापीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तब बन रहा है ना। तो इधर लिख सकते हैं तापीय तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अर्थात जब आपके लिक्विड को ताप दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जब लिक्विड ताप पाएगा और अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा देगा तो इसका जो लिक्विड वाला रूप है, फॉर्म है, ये चेंज होकर के गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस साइड में आ जाइए। जब इसी लिक्विड को आप ठंडा करेंगे तब क्या होगा, जब लिक्विड ठंडा होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाएंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, गति करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। और सॉलिड स्टेट में कब आए, जब इनके अंतराकणीय बल, यही तो दिख रहा है, अंतराकणीय बल क्या हुआ, कम हो गया।
जो इन कणों के बीच में बल लग रहा था उसी को हम क्या कहते हैं, अंतराकणीय बल। तो जब वही अंतराकणीय बल कम होगा तो इनका रूप चेंज होकर के सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अंतराकणीय बल, अर्थात लिक्विड इधर आ रहा है तो अंतराकणीय बल बढ़ जा रहा है, ये इधर बढ़ ही तो रहा है, तीर का मुंह इधर है, और जब यही लिक्विड इधर आप जाते हुए देख रहे हैं, इधर तीर का मुंह जा रहा है, तो इसकी तापीय तथा गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है, जिससे आपका लिक्विड गैस बन जा रहा है, और इधर अंतराकणीय बल बढ़ने के कारण लिक्विड आपका सॉलिड बन जा रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। अब आइए अपने सॉलिड का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो कितने प्रकार का है। जो हमारे सॉलिड हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा सॉलिड स्टेट है केवल इसी को पढ़ना है, ना तो इस सॉलिड स्टेट में आपको लिक्विड पढ़ने को मिलेगा और ना ही गैस पढ़ने को मिलेगा। केवल सॉलिड स्टेट के ही अलग अलग पार्ट हैं, वही हमें पढ़ने हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा कि हमारा सॉलिड कितने प्रकार का होता है, और सॉलिड का जो फिजिकल स्टेट होता है उस फिजिकल स्टेट को कौन कौन निर्धारित करता है, और फिजिकल स्टेट निर्धारित होने के बाद जो हमारा मैटर या द्रव्य है वो किस किस फॉर्म में आ रहा है। अब हम वर्गीकरण देखेंगे। किसका वर्गीकरण देखेंगे? सॉलिड का वर्गीकरण देखेंगे। सॉलिड का वर्गीकरण क्यों देखेंगे? क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। ठोसों का वर्गीकरण अगली हेडिंग है, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। वीडियो रोको। ठोसों का वर्गीकरण देखते हैं। जो यहाँ पर ठोस है इनके भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण होते हैं। तो आइए पहला वर्गीकरण कणों की व्यवस्था के आधार पर है, उसको देख लेते हैं। ए नंबर में कैसा वर्गीकरण है? कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो जो हमारी कणों की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है इसके आधार पर हम यहाँ पर ठोस का वर्गीकरण करेंगे। तो जो कणों की व्यवस्था है उसके आधार पर हमारा ठोस दो प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमार्फस सॉलिड। हिंदी में इसको बोल देते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और इसको बोल देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब ठोस तो दोनों हैं, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है और ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। इसको क्रिस्टलीय किस आधार पे कह दे रहे हैं और इसको अक्रिस्टलीय किस आधार पर कह दे रहे हैं, यही चीज हमको समझना है। इनमें कणों की व्यवस्था कैसी होगी, इनमें कणों की व्यवस्था कैसी होगी?
कणों की व्यवस्था के आधार पर देख रहे हैं। तो इनमें कणों की व्यवस्था कैसी होगी और इनमें कणों की व्यवस्था कैसी होगी। आइए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें जो कण होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब एक के बाद एक इस तरह से लगे होते हैं खूब अच्छे से, इसी को बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। यह है आपका रेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पर कणों की व्यवस्था रेगुलर अरेंजमेंट में है और खूब अच्छे से अरेंज हुआ है। आप क्रिस्टलीय में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होंगे, आपके कण होंगे, वो किसी भी तरह से अरेंजमेंट अपना दिखाएंगे इस तरह से, यानी कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि हाँ यहीं पर हमारा कण पाया जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोल देते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या आपने देखा, पहला पॉइंट कि पार्टिकल का अरेंजमेंट, अर्थात अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है, रेगुलर। और वही चीज इसमें कैसा है, इरेगुलर। ठीक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो रेगुलर अरेंजमेंट वाले पार्टिकल हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हमारा ठोस जिस ताप पर द्रव में कन्वर्ट होता है, उस ताप को ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड। अब यहाँ पर शार्प और ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 120 डिग्री से 125 डिग्री तक जाते जाते पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो 20 से 25 में केवल 5 का डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं शार्प। और ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 140 डिग्री पे शुरू हुआ गलना और 180 तक जाते जाते पूरा गल करके खत्म हुआ। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इस कम वाले को बोलते हैं शार्प और इस ज़्यादा वाले को बोलते हैं ब्रॉड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको देते हैं CaCO3 का। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो रूपों में पाया जाता है, एक तो मार्बल के रूप में और दूसरा चाक के रूप में। एक मार्बल के रूप में पाया जाता है और एक चाक के रूप में पाया जाता है। मार्बल का मतलब यहाँ पर संगमरमर से है और चाक का मतलब यहाँ से आप लोग समझ ही रहे हैं, जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है उसको चाक बोल देते हैं। अब जो संगमरमर या मार्बल है आपका, उसमें देखेंगे पार्टिकल का अरेंजमेंट इतने अच्छे से हुआ रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड दिखाई पड़ता है, और चाक में पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह से हुआ रहता है कि चाक के बीच बीच में कहीं कहीं पे हमें खोखला टाइप का नजर आता है। तो मार्बल और चाक में अच्छा कौन है, अपनी अपनी जगह पे दोनों अच्छे हैं। मार्बल अर्थात संगमरमर से पूरा ताजमहल बना हुआ है ना। चाक से हम लिखते हैं। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, ना तो मार्बल से हम लिख सकते हैं और ना तो चाक से हम संगमरमर बना सकते हैं। ठीक।
इसलिए अपनी अपनी जगह पे दोनों का जो रोल है वो बहुत अच्छा है। मार्बल को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल देते हैं और चाक को हम एमार्फस सॉलिड बोल देते हैं, लेकिन दोनों का जो फार्मूला है वो CaCO3 होता है। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें मेनली मेटल आ जाते हैं, जितने आपके मेटल होते हैं वो आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और जो आपका एमार्फस सॉलिड है, इसमें रबर, कांच, मक्खन, ETC ये लोग आ जाते हैं। अब मेटल में आप देखेंगे पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। रबर, कांच, मक्खन आदि में देखेंगे पार्टिकल का अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में मेन अंतर यही होता है कि इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुको। जो आपका एमार्फस सॉलिड होता है ये एनआइसोट्रॉपी होता है। ये आइसोट्रॉपी होता है। और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये एनआइसोट्रॉपी होता है। एनआइसोट्रॉपी। तो एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होता है, इसको अभी फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। फिलहाल जितना समझे हैं उतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको, आइए अब समझते हैं आइसोट्रॉपी क्या होता है एंड एनआइसोट्रॉपी क्या होता है। एंड एनआइसोट्रॉपी क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको समदैशिकता और विषम दैशिकता। एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको भी हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे इस रसायन विज्ञान के चैप्टर से या फिर आगे जो पढ़ाऊंगा उन सभी चैप्टरों से भी 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि यहाँ पर आप पढ़े हुए रहेंगे। हाँ, 100% नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं इंटर लेवल का पढ़ा रहा हूँ और इंटर के बच्चों की तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं अगर वो भी ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं तो उनको भी 70 से 80% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक चैप्टर से उनको मिल जाया करेंगे। चलिए ये सब बातें बाद में करते हैं, आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी को देखते हैं। अभी अभी आपने जाना है कि जो आइसोट्रॉपी होता है ये आपका एमार्फस सॉलिड में पाया जाता है। एमार्फस सॉलिड, जिसको अभी अभी आपने पढ़ा है कि एमार्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रॉपी होता है। इसी को हमें समझना है कि आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी होता क्या है। आपने ये भी देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल। जैसे NaCl का एक टुकड़ा ले लें तो NaCl, 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 Na, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होगा। वही अरेंजमेंट यहाँ पर आपको गोलों के द्वारा दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप प्रत्येक गोले या बिंदु को परमाणु, अणु या आयन समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ठोस होंगे
वो परमाणु से भी बने होंगे, उनको परमाणुविक ठोस कह देंगे। अणु से भी बने होंगे, आणविक ठोस कह देंगे। आयन से भी बने होंगे, आयनिक ठोस उनको बोल देंगे। इन सभी ठोसों का वर्गीकरण अभी हम आगे करेंगे। फिलहाल जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें पहले आप देखिए कि एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होता है। फिर छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, 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 छोटा पार्टिकल। अगर आप इन सभी पार्टिकलों के बीच में प्रकाश डालें तो प्रकाश क्या होगा, अपने मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित होगा। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। फिजिक्स में जाकर के खोजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और हमारा प्रकाश अपने मार्ग से कितना विचलित हुआ उसी को मापने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसमें प्रकाश डाला जाए, इधर से प्रकाश डाला जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा। वही प्रकाश इधर से डाला जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो क्या मिल रहा है प्रकाश डालने पर? अगर क्षैतिज प्रकाश डाला गया तो बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, कुछ इस तरह से मिल रहा है। अगर तिरछा प्रकाश डाला गया तो एक साइड में सारे बड़े बड़े पार्टिकल हैं, दूसरे साइड में सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? देखो, अगर क्षैतिज डाला गया तो एक बार बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, इसके एक ही साइड में दोनों आ रहे हैं। और अगर उसी प्रकाश को तिरछा डाला गया तो एक ही साइड में एक जैसे पार्टिकल मिल रहे हैं। अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने पर हमें क्या दिखाई देता है कि अलग अलग दिशाओं से अगर प्रकाश डाला गया तो उनकी प्रॉपर्टी हमें अलग अलग दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस घटना को हम बोल देते हैं डबल रिफ्लेक्शन, द्वि अपवर्तन, द्वि अपवर्तन। और इसी घटना द्वि अपवर्तन बोलते हैं और इसी घटना को हम विषमदैशिकता बोलते हैं कि अर्थात अलग अलग दिशाओं से प्रकाश डालने पर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। इस घटना को इस प्रकार के पदार्थ को एनआइसोट्रॉपी पदार्थ बोलते हैं और इस घटना को डबल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हुई। यहाँ पर ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर एमार्फस सॉलिड की बात करें तो किसी भी तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट हम कर देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है। अब इसमें अगर आप प्रकाश किसी भी दिशा से डालिए, किसी भी दिशा से, तो हर दिशा में आपको एक जैसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्राप्त होगा। ये जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सभी दिशाओं में समान है। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम आइसोट्रॉपी अर्थात समदैशिकता बोलते हैं। इसको बोल देते हैं आइसोट्रॉपी, समदैशिकता अर्थात सभी दिशाओं में समान। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें अलग अलग दिशाओं से प्रकाश डालने पर हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है वो अलग अलग प्रकार का मिलता है, इसलिए इसको हम विषमदैशिकता बोल देते हैं। ठीक, ये खत्म। रुको, तो ये वर्गीकरण आपका खत्म हुआ। ठोसों के वर्गीकरण में कणों की व्यवस्था के आधार पर जो भी वर्गीकरण था उसको आपने पढ़ा। कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण आपने किया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का किया और एक एमार्फस सॉलिड का किया।
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपी आपने जाना, एन आइसोट्रॉपी आपने जाना। आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लास जो है आपका नेक्स्ट डे लिया जाएगा। जो टॉपिक होगा उसको पढ़ के आइएगा थोड़ा बहुत। नमस्कार, थैंक यू।